अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसपी हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी हैं अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है दो एटम्स के दरमियान, ठीक है, जिसमें हमने वीबीटी, एमओटी, वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया। ये तमाम बातें किस बारे में थी कि एक बॉन्ड बनता कैसे, ठीक है। तो अभी तक हमने बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में तमाम बातें डिस्कस कर ली हैं। अब दो एटम के दरमियान बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो चुका है दो एटम्स के दरमियान। अब हमने उस बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है कि जो बॉन्ड बना है ये कैसा बॉन्ड है। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं जो कि हमने पढ़नी है। नंबर 1 बॉन्ड एनर्जी, नंबर 2 पे हमने पढ़ना है बॉन्ड लेंथ, फिर हमने पढ़ना है आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर लास्ट में हमने पढ़ना है डायपोल मोमेंट। ये तमाम क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इनको पढ़ने का रीज़न ये है कि इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम एक बॉन्ड के बारे में ये पता कर सकते हैं कि वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसकी स्ट्रेंथ बेसिकली, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है। इसके अलावा स्टेबिलिटी, कि एक बॉन्ड कितना ज़्यादा स्टेबल है, क्या वो इजीली ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा। अब एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ और उसकी स्टेबिलिटी की मदद से हम उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्टेबल ये मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से H और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा ये हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ये ईजिली हाइड्रोजन और क्लोरीन में ब्रेक नहीं होगा। तो ये बात समझ आ रही है कि बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फिर जितना ज़्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो मॉलिक्यूल होगा। अब ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और डायपोल मोमेंट। इसमें से बॉन्ड एनर्जी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ बॉन्ड एनर्जी पर जाने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है। बॉन्ड डिकम्पोजिशन का मतलब है बॉन्ड का ब्रेक होना। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मतलब कि इसमें बॉन्डिंग हुई हुई है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ऑक्सीजन के एटम्स सेपरेट हो जाएंगे, ये मतलब है बॉन्ड के ब्रेक होने का। मॉलिक्यूल से एटम्स बन जाएं, ठीक है, मॉलिक्यूल से एटम्स बन जाएं तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो एक मॉलिक्यूल के एटम्स में कन्वर्ट हो जाना, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है बॉन्ड की। बॉन्ड फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एटम्स होंगे, पहले एटम्स होंगे और इन एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्डिंग डेवलप होगी और ये क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, यहाँ पे क्या होगा, इसके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग डेवलप होगी, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा और ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा H2। जब एटम से मॉलिक्यूल बन जाए तो मतलब वहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब नेक्स्ट टर्म है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से सुनना। एक्सोथर्मिक क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज़ हो, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज़ हो, हीट बाहर निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, अब ये क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। अब जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज़ होगी, ठीक है, हीट भी रिलीज़ होगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन आउटसाइड, ठीक है, एक्सो ये जो वर्ड है प्रीफिक्स, ये यूज़ होता है आउटसाइड के लिए,
तो एक्सोथर्मिक, थर्म मतलब होता है हीट, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट बाहर निकले, हीट रिलीज़ हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का बनना इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा उस प्रोसेस में, उस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होगी। अब हीट को हम कैसे शो करते हैं? देखो, हीट को हम शो करते हैं डेल एच से, डेल्टा एच। ये क्या शो कर रहा है? हीट एनर्जी, ठीक है। डेल्टा एच क्या शो कर रहा है? हीट एनर्जी। अब हमने बताना है कि हीट रिलीज़ हो रही है इस रिएक्शन में, तो हम कैसे बताएंगे? तो हम डेल्टा एच को लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस रिएक्शन में 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल रही है, तो हम इस 500 को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट टर्म है एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, और थर्म मतलब क्या था? हीट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट यूटिलाइज हो, जिसमें हम हीट दें उस रिएक्शन को करवाने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल को अगर हमने ब्रेक करना है, डिकम्पोजिशन करनी है बॉन्ड की, तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे हीट एनर्जी देनी होगी। अब जब हम हीट एनर्जी देंगे तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएगा? ऑक्सीजन के एटम्स में। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हीट दे रहे हों वो क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बॉन्ड डिकम्पोजिशन, ठीक है, बॉन्ड डिकम्पोजिशन इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक। मतलब बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए हमें बाहर से हीट एनर्जी देनी होगी, तभी वो बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसा कि यहाँ पे हम दे रहे हैं। अब वहाँ पे हमने शो किया था डेल्टा एच को नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ पे हम डेल्टा एच को शो करेंगे विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव मतलब प्लस है ना, प्लस मतलब क्या होता है? एडिशन, मतलब उसमें एनर्जी ऐड हो रही है, हम दे रहे हैं एनर्जी, उसमें ऐड करवा रहे हैं। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नाउ बेसिक टर्म्स पर हमने बात कर ली, अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी। So the amount of energy involved in the formation or breakdown of 1 mole of particular type of bond। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखो, एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए, ठीक है, एक मोल मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऑक्सीजन है, एटम है ऑक्सीजन का, ये दूसरा एटम आ गया ऑक्सीजन का, दोनों 1 मोल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 1 है ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है? 1 मोल है। अब जब ये दो एटम्स कंबाइन होंगे क्या बनेगा? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। ये भी कितना बना है? 1 मोल बना है। अब ये मॉलिक्यूल बनने में जो एनर्जी इवॉल्व हुई है वो कितनी है? 495 किलो जूल पर मोल। तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या है? वो एनर्जी जो यूज़ हो एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 495। तो ये 495 क्या होगी? इस रिएक्शन की बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है। ये हमने बात कर ली फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट से। अब आगे क्या लिखा हुआ है? और ब्रेक डाउन ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, कि अगर हमने एक मोल सब्सटेंस ब्रेक करना हो, ठीक है, एक मोल सब्सटेंस अगर हमने ब्रेक करना हो तो उसकी ब्रेक डाउन के लिए भी जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। तो इन शॉर्ट, एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए या फिर एक मोल सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है जिसके रिजल्ट में एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, दूसरी तरफ एक और रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन में किस रिएक्शन की एनर्जी मेजर करना ज़्यादा इजी है या ज़्यादा एक्यूरेट है? यहाँ पे किस रिएक्शन की वैल्यू हमें ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी? एक में क्या हो रहा है? एक में हीट इवॉल्व हो रही है, एक में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, और एक में हम हीट एनर्जी दे रहे हैं।
तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू वो होगी जो कि हम दे रहे हैं। ठीक है, इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितनी एनर्जी दी है। जबकि वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, रिलीज़ हो रही है, उसमें क्या हो सकता है कि कुछ अमाउंट एनर्जी की लॉस हो जाए और हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्यूरेट ना हो। ठीक है, तो हम दोनों को रिस्पेक्ट से बात करते हैं, फॉर्मेशन की भी और ब्रेक डाउन की भी। ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू किसकी होगी? वो बॉन्ड एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन के लिए। तो इसीलिए हम बॉन्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, हम इसको सिर्फ ब्रेक डाउन के रिस्पेक्ट से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। और इसीलिए बॉन्ड एनर्जी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन का मतलब होता है, डिसोसिएट का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, ब्रेक हो जाना। तो इसका एक और नाम क्या आ गया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसके अलावा इसे हम एंथैल्पी भी कहते हैं। तो ये बॉन्ड एनर्जी के ही नाम है। अब सिंबल, हम बॉन्ड एनर्जी को डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा। डेल्टा का साइन बनाते हैं, इसके साथ एच। ये शो करता है हीट एनर्जी को। ठीक है, ये हीट एनर्जी का सिंबल है। और पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये हमने बात की अभी। ठीक है, यूनिट इसको हम किलो जूल्स पर मोल में लेते हैं। नाउ अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी की मदद से हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें देखनी होंगी किसी भी मॉलिक्यूल में। सबसे पहले हम देखेंगे पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर 2 है साइज़ ऑफ एटम। एटम का साइज़, एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनका साइज़ देख के भी हम ये बताएंगे। नंबर 3 है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो 1 बाय 1 हम तीनों को डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट पैरामीटर है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। देखो, जब भी 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 2 एटम्स सेम होंगे या फिर ये 2 एटम्स डिफरेंट होंगे। सेम मीन्स जैसे कि H2, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, O2, Cl2। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दोनों क्लोरीन के एटम्स हैं। जबकि डिफरेंट में अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि HCl, HF, यहाँ पे दोनों एटम्स डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है। सेम को हम कहते हैं होमो डायटोमिक। डायटोमिक है, 2 एटम्स है, होमो मीन्स सेम, दोनों एटम्स सेम है, तो होमो डायटोमिक। और जब डिफरेंट होंगे तो क्या कहेंगे? हीटेरोडायटोमिक। अब जो ये हीटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इनके पास पार्शियल चार्जेस होते हैं। जैसे कि HCl है, इसमें से H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये 2 एटम्स डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे हीटेरोडायटोमिक क्या है? पार्शियल चार्जेस हैं इन पे, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पोलर होंगे उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। पोलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? क्योंकि एक स्लाइटली पॉजिटिव है, एक स्लाइटली नेगेटिव है, तो ऑपोजिट चार्जेस हो गए ना। ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी और इनका जो फोर्स है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फोर्स जब इन 2 एटम्स के दरमियान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो उस फोर्स को ब्रेक करना मुश्किल है। उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी होगी। तो अल्टीमेटली इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये कैसा है? पोलर है, हीटेरोडायटोमिक है। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन है, यहाँ पर देख सकते हो, एक तरफ हमारे पास हीटेरोडायटोमिक है HCl, दूसरी तरफ हमारे पास है होमोडायटोमिक क्लोरीन मॉलिक्यूल, दोनों ब्रेक हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो HCl है उसको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी है? 431 किलोजूल पर मोल। जबकि क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी है? सिर्फ 242 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, तो पोलर है, पोलर होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई है? ज़्यादा।
सेकंड पैरामीटर है साइज ऑफ एटम्स। देखो एक मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है, दो एटम से, ठीक है। हम डायटोमिक की बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है, दो एटम्स से। अब इन एटम का साइज़ जितना स्मॉल होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। जितना स्मॉल साइज़ होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा हमें उतनी ही एनर्जी देनी होगी उसे ब्रेक करने के लिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है अपने एटम्स में, और यहाँ पे क्लोरीन ब्रेक हो रहा है। हाइड्रोजन का एटम कैसा है, स्मॉल एटम है हाइड्रोजन, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है। जबकि क्लोरीन का एटम एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पे एनर्जी किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की। इस रिएक्शन की एनर्जी ज़्यादा है 436, और क्लोरीन की क्या है 242। तो इससे ये शो हो रहा है कि मॉलिक्यूल के एटम्स जितने ज़्यादा स्मॉल होंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। देखो स्मॉल होने से हुआ क्या, ये हाइड्रोजन का एटम है, स्मॉल है। यहाँ पे एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड। अब यहाँ पे डिस्टेंस कम है। देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। डिस्टेंस कम है तो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम चार्जेस को दूर ले जाएंगे तो उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे फोर्स वीक हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, चार्जेस करीब है मतलब उनके दरमियान फोर्स ज़्यादा है। फोर्स ज़्यादा है तो मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड एक तरह की फोर्स ही है, तो बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी हमें ज़्यादा देनी होगी ब्रेक करने के लिए, तो अल्टीमेटली इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स। दो एटम्स के दरमियान जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है। बॉन्ड ज़्यादा मतलब क्या, बॉन्ड्स क्या है, फोर्स है ना बेसिकली। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स उतने ही ज़्यादा फोर्स, और उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें फिर एनर्जी भी उतनी ज़्यादा देनी होगी। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी उसकी बॉन्ड एनर्जी। जैसा कि यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन में पहले सिंगल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड एनर्जी है 348 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसकी एनर्जी कितनी हो गई 614। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एनर्जी क्या हो गई 839। एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो जैसे नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स इंक्रीज़ होते जाएंगे बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी है 348। बॉन्ड डबल हो गया, एनर्जी कितनी हो गई 614। ये एनर्जी डबल नहीं हुई, ठीक है। डबल क्या है 696। ये एनर्जी डबल से कम है। डबल से कम क्यों है ये एनर्जी, बॉन्ड डबल हुआ तो एनर्जी भी डबल हो जानी चाहिए, बट एनर्जी डबल नहीं हुई, डबल से कम हुई। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। जबकि यहाँ जो दूसरा बॉन्ड बना है ये न्यू बॉन्ड, ये कौन सा है, ये पाई बॉन्ड है। फर्स्ट तो सिग्मा है, दूसरा कौन सा बना है, पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड वीक है सिग्मा से, तो उस वीक बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है या डिफ़िकल्ट है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी कम देनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी डबल नहीं हुई। दो सिग्मा बॉन्ड होते तो एनर्जी डबल हो जाती, बट यहाँ पे क्या है, दूसरा पाई बॉन्ड है तो हमें डबल एनर्जी नहीं देनी पड़ी, हमें डबल से कम एनर्जी देनी पड़ी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर भी एनर्जी डबल नहीं हुई बल्कि डबल से कम है, क्योंकि यहाँ पे ये तो सिग्मा बॉन्ड है, जबकि ये दोनों बॉन्ड्स कौन से हैं, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड अगेन वीक है, उससे ब्रेक करना इजी है, कम एनर्जी रिक्वायर है। अब यहाँ पे हमारा बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे बॉन्ड लेंथ।